सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में समूह में पूर्व से ही लिखा गया था कि गुरु के गोचर पर एक कक्षा आयोजित की जाए, तो उसी विषय वस्तु पर आज कक्षा हो रही है। यदि आप लोगों के भी मन में कोई वैसा प्रश्न हो जिस पर कक्षा आयोजित की जा सके तो आप लोग भी समूह में लिखें। उस विषय वस्तु पर भी कक्षा आयोजित अवश्य की जाएगी। तो गुरु के गोचर हम कैसे देखें? सामान्यतः गोचर पर आधारित हमारी पूर्व में कई कक्षाएं हुई है। लगभग महीने 2 महीने तक गोचर पर आधारित कक्षा आयोजित की गई थी। जब कुंडली के 8वें भाव से संबंधित जब फलादेश हो रहा था, यह लगभग पिछले साल की बात है। याद तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी दिन लंबा दिन हो गया। तो जब लंबे दिन हो जाते हैं किसी भी कक्षा के लिए तो ध्यान से उतर जाना स्वाभाविक ही है। हम सबों ने यह पढ़ा है कि गोचर चंद्रमा से देखा जाता है। गोचर चंद्र राशि से देखी जाती है। अब आप लोग यह देखें कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है। गोचर देखने के लिए गोचर के सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लिखा जाता है। तो हम अभी वर्तमान में यहाँ पर सभी ग्रहों का गोचर हम लिख ले रहे हैं कि किस राशि में कौन से गोचर ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा एवं बृहस्पति, चंद्रमा भी कर्क राशि में ही अभी है। चंद्रमा भी अभी कर्क राशि में ही, कर्क राशि में ही। सिंह राशि में शुक्रदेव एवं केतुदेव हैं। सूर्य एवं बुध मिथुन राशि में हैं। राहुदेव यहाँ पे हैं, शनिदेव यहाँ पर हैं। कितने ग्रह हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। एक ग्रह रह गए मंगलदेव ना। मंगलदेव। तो मंगलदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी गोचर के द्वारा ऐसा दृष्ट हो रहा है कि काल सर्पयोग का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में काल सर्प दोष के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर केतु देव का अंशात्मक मान आज अभी की तारीख में 7 डिग्री केतु का अंश यानी नीचे लिखते हैं। केतु का अंश 7 डिग्री 43 है एवं शुक्र का अंशात्मक मान 11-13 है। 11 डिग्री 13 मिनट। हम लोगों ने काल सर्प दोष के बारे में यह पढ़ा था कि राहु एवं केतु के बीच में कोई भी भाव खाली न हो। कोई भी भाव खाली न हो। तो यदि कोई भी भाव खाली नहीं होता है तो काल सर्प योग पूरा प्रभावी होता है। अगर कोई भी भाव खाली होता है तो काल सर्प दोष का प्रभाव कुछ कम हो जाता है, यानी कि प्रभावहीन के जैसा हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए कि केतु एवं राहु के बीच में एक भाव खाली है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि केतु के अंशात्मक मान से आगे कोई ग्रह निकल चुका हो तो भी काल सर्प दोष प्रभावहीन हो जाता है। यहाँ पर केतु देव को देखा जाए, केतु देव का अंशात्मक मान 7 है और शुक्र देव का अंशात्मक मान 11 से अधिक है। तो केतु से आगे शुक्रदेव, केतु से आगे शुक्रदेव। इस स्थिति में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष इस पर उतना प्रभावी नहीं हुआ। अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। पुस्तकों में लिखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति, चाहे आप फल दीपिका पुस्तक पढ़ लें,
चाहे आप फल दीपिका पुस्तक पढ़े, सामान्यतः सभी पुस्तकों में तो एक ही बात दी गई रहती है। यदि आप लोगों में से किसी के पास में हो तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पे लिखा गया है, बताया गया है कि जब कोई भी ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जन्म राशि से, अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में कोई भी एक राशि को निर्धारित करना पड़ेगा ना, किस राशि को, किस राशि को आधार मान लें? वही चंद्र राशि को ही। चंद्र राशि को, यानी कर्क राशि को ही मान लिया जाए ना। जी। आप लोग अपने अपने कुंडली पर इन नियमों को अपने हिसाब से लगाएंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से दूसरे, चंद्र राशि से दूसरे, चंद्र राशि से पांचवें, चंद्र राशि से सातवें, चंद्र राशि से नौवें एवं चंद्र राशि से 11वें गोचर करते हैं तो अच्छे फल देते हैं। दूसरा हो गया, अब पांचवा यहाँ हो जाएगा, सातवां यहाँ हुआ, नौवां यहाँ हुआ, 11वां इन भावों में होंगे तो आपके चंद्रमा, तो अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, तो किस किस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अशुभ हो गए? अभी वर्तमान में कर्क राशि के लिए अशुभ हो गए जी 3। और क्योंकि कर्क राशि के साथ में ही हो गए। लाभकारी किसके लिए हो गए? तो लाभकारी की जहां तक बात है, अभी से मिटाते हैं। लाभ किसे हुआ? तो कर्क राशि वाले को हानि होगा। मिथुन राशि वाले के लिए क्या होगा? लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि से दूसरे हो गए ना। जी। तो मिथुन राशि के लिए लाभदायक हो गया। अब यहाँ पर वृषभ राशि के लिए लाभ हो देगा कि हानि देगा? तो वृषभ राशि से या तीसरे हो गए तो हानि हो गया। मेष राशि वालों के लिए चौथे हो गए तो हानि हो गया। अब मीन राशि वालों के लिए लाभप्रद। तो मीन राशि से तो पांचवे हो गए ना। जी। यहाँ पर गलत हो रहा है हम लोग। यहाँ तो कर्क तो हानि वाला हो गया ना, जिसका कर्क राशि है उसे हानि हो गया, 3 नंबर की राशि को लाभ हुआ, 3 नंबर राशि को लाभ हो गया। तो लाभ वाला नीचे लिख रहे हैं, हानि वाली ऊपर। यानी कि कर्क राशि जिसका है, जिसके जन्म के समय में चंद्रमा कर्क राशि में है, उनके लिए हानि हो गया। यहाँ मिथुन राशि से दूसरे भाव में है तो लाभ हो गया, तो मिथुन राशि नीचे लिख दिए। अब यहाँ पर वृषभ राशि से यह तीसरे हो गए तो यह भी हानि हुआ। मेष राशि से चौथे हो गए तो यह भी हानि हो गया। मीन राशि से यह पांचवे हो गए, मीन राशि से अच्छा। पांचवे हो गए तो हानि, लाभ हो गया। लाभ। अब यहाँ पे कुंभ राशि से छठे हो गए तो हानि हो गया। अभी मकर राशि जिनका है, जन्म के समय में चंद्रमा मकर राशि में है, उनके लिए लाभ हो गया। अब जिनका धनु राशि में चंद्रमा है उनके लिए हानि हो गया, क्योंकि यह 8वें हो गए। जिसका वृश्चिक राशि में चंद्रमा है उनके लिए लाभ हो गया। जिसके तुला राशि में चंद्रमा है तो ये तो 10वें हो गए तो हानि हो गया। जिसका कन्या राशि में चंद्रमा है तो कन्या से यह 11वें हो गए तो लाभ हुआ। जिसका सिंह राशि में चंद्रमा है उसे लाभ। जिसके सिंह राशि में चंद्रमा है तो सिंह राशि से 12वें हो गए ना। जी। तो हानि हो गई। हानि हो गया। तो हानि के लिए कौन कौन से भाव हुए, हम सबों को कोई एक चीज याद रखना चाहिए। दूसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 11वें,
शेष भावों में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से अच्छा नहीं होता। यहां तक हम लोगों ने सीखा। कभी कभी गोचर में अच्छे स्थान में रहते हुए भी हमें लाभ नहीं देते। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके चंद्रमा मिथुन राशि में हो, जिसके चंद्रमा मिथुन राशि में हो, गुरुजी मेरी बेटी का है 5th हाउस में। मिथुन राशि में चंद्रमा है, जी तो यदि मिथुन राशि में चंद्रमा है तो उनके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो गए, तो यह तो अच्छा हो गया ना उनके लिए, जी अच्छा हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात और पुस्तकों में बतलाया गया है, जो हम लोगों ने पूर्व की पुस्तकों में पढ़ा है, कि यदि दूसरे भाव में चंद्रमा हो, बोले ना चंद्रमा नहीं गुरु, अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति है, चंद्रमा से दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह वर्तमान में गोचर कर रहा है तो वह लाभ नहीं देता। वह क्या करता है? लाभ नहीं देता। नहीं देता, वेद हो जाता है। तो अब जब तक मंगल देव यहाँ पर हैं तब तक यह लाभ नहीं देंगे। जब ही मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, जब ही मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा तो लाभ देना शुरू कर देगा। शुरू कर देगा। इसे कहते हैं वेद, इसे कहते हैं वेद। रुचि चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह हो तो हाँ जी, तो यह दूसरे भाव का वेद हो जाता है। यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो शुभ फल देंगे, लेकिन यदि चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो फिर अपना यह शुभ फल नहीं देंगे। नहीं देंगे। अगर यही चंद्रमा से 5वें भाव में, अब किसी का मीन राशि में चंद्रमा है जी, तो यदि मीन राशि में चंद्रमा है तो मीन से 5वें हो गए, ये तो लाभ देने वाला स्थिति हो गया ना, जी, तो यह लाभ देंगे। लेकिन शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि यदि 5वें भाव में चंद्रमा जन्म राशि से 5वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हों और चंद्रमा से 4थे भाव में कोई ग्रह हो गोचर में, तो लाभ नहीं देते। चंद्रमा से चौथे घर में कोई ग्रह, जैसे 5वें भाव हो गया, मीन राशि के में से 5वें भाव में चंद्रमा, तो अच्छा फल देने वाले हो गए। परंतु अब चंद्रमा से 4थे भाव में कोई ग्रह हो तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बतलाइए। हाँ जी, गोचर के चंद्रमा से नहीं, जन्म राशि के अच्छा, अब जिसके मीन राशि के चंद्रमा है, तो अब यह चंद्रमा से 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, इनको लाभ देना चाहिए, लेकिन लाभ देंगे। लेकिन लाभ यह कब नहीं देंगे? तो जब चंद्रमा से 5वें भाव में यदि गुरु हो और चंद्रमा से 4थे भाव में कोई भी ग्रह हो तो लाभ नहीं देंगे, तो लाभ नहीं देंगे। तो अब यहाँ भी लाभ, अभी वर्तमान में जो गोचर का जो लाभ मिलना चाहिए, मीन राशि में जिसके चंद्रमा है, कर्क राशि में जो उच्च के देवगुरु बृहस्पति हैं, यह लाभ देने वाले उतने नहीं हैं। अब यह कब तक लाभ नहीं देंगे? तो अब लगभग सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करना। परिवर्तन करने वाला।
बुध देव भी राशि परिवर्तन जल्दी ही कर लेंगे। तो बुध देव जब तक राशि परिवर्तन करेंगे तब तक तो मंगल देव भी आ जाएंगे ना। फिर जी बुध देव का 25 अंश आसपास में है अभी, तो जल्द यथाशीघ्र परिवर्तन कर लेंगे दोनों आदमी 2-4 दिन में। लेकिन मंगल का अंशात्मक मान 1656 है, तो ये भी तो 20-25 दिन में यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाएंगे। जी तो जरूर। फिर 1.5 महीने तक यहाँ रहेंगे। तो अब आने वाले 2 महीनों तक लगभग, जब तक मंगल देव यहाँ नहीं आ जाते, मतलब कि यह गुरुदेव के साथ में नहीं हो जाते, तब तक यह देवगुरु बृहस्पति फल नहीं देंगे। किसके लिए? चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि। क्योंकि मीन राशि से चौथे भाव में ग्रह का न होना चाहिए। अब आते हैं, अब इसके बाद में और भी लाभ। अब किसी का चंद्रमा मकर राशि में है, जी गुरुजी मेरा है। यदि मकर राशि में चंद्रमा गुरुजी मेरा है, भी है। यदि मकर राशि में आपका चंद्रमा है, तो आपसे 7वें देवगुरु बृहस्पति है, गोचर कर रहे हैं, लाभ आपको तो देने वाले। परंतु अगर 7वें भाव में चंद्रमा है, देवगुरु चंद्रमा से, जन्म कुंडली के चंद्रमा से 7वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो लाभ देने वाले। परंतु यह भी पुस्तकों में वर्णित है कि यदि 7वें भाव में चंद्रमा हो तो 7वें से तीसरे भाव, मतलब चंद्रमा से 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, तो चंद्रमा से तीसरे भाव में यदि कोई भी ग्रह हो तो फल नहीं मिलेगा। शनिदेव है ना? हाँ, तो शनिदेव यहाँ पर, ये वेद हो गया। इसे क्या कहते हैं? वेद हो गया। लाभ नहीं वेद। मिलेगा हमें। लाभ नहीं मिलेगा, विशेष लाभ नहीं। ये वेद जो है फल को हानि करता है। वेद क्या करता है? फल को फल की हानि करेगा। फल को हानि कर देता है। अब आते हैं कि चंद्रमा यहाँ तो 7वें भाव तक आ गए। अगर अब किसी का ये वृश्चिक राशि में किसी का चंद्रमा है, यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो चंद्रमा से 9वें भाव में गुरुदेव हो गए, यह लाभ देने वाले हो गए। क्या हो गए? लाभप्रद। तो यह देखा जाता है कि यदि 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, चंद्रमा से 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, और चंद्रमा से 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो, तो उतना सुफल नहीं मिलता है। अब देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक से 10वें भाव में शुक्र केतु है। यहाँ पर वेद में केतु को भी लिया जाएगा, वेद में केतु देव को लिया जाएगा। तो फिर अब केतु देव का अंशात्मक मान लगभग 7-8 के आसपास में है, शुक्र का अंशात्मक मान भी है। जो भी हो, शुक्र का अंशात्मक मान 11 है, तो शुक्रदेव भी लगभग अभी 15-20 दिन यहीं पे रहने वाले हैं। केतु देव का अंशात्मक मान 8 के आसपास में है, तो ये तो लगभग 8 महीने से ज्यादा यहीं पे रहेंगे। तब तक देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इनको गोचर का फल मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। उसके गोचर का। तो अभी हम लोगों ने क्या पाया है? अब 11वें भाव में अगर चंद्रमा, अगर मान ली जाए कि चंद्रमा किसी के कन्या राशि में हो, चंद्रमा यदि चंद्रमा से 11वें गुरु, तो जिसका चंद्रमा कन्या राशि में है उसके 11वें होगा। तो किसी जो सदस्यगण जितने उपस्थित हैं, इनमें कन्या राशि का चंद्रमा किसी का है? गुरुजी छोटी वाली बेटी का है। ठीक है, किसी का तो है।
तब यहाँ से 11वें हो गया, तो यह लाभ देने वाला हो गया। यह क्या हो गया? लाभ देने। लाभ देने वाला। तो फिर यदि चंद्रमा से 11 जन्म राशि के चंद्रमा से 11वें यदि देव गुरु बृहस्पति है तो लाभ मिलने वाला है। लेकिन चंद्रमा से फिर 8वें भाव में कोई ग्रह न हो, चंद्रमा से 8वें 8वें भाव में कोई ग्रह। तो यहाँ चंद्रमा से नहीं है। 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और काफी लंबे दिन तक 8वें भाव में, चंद्रमा से 8वें भाव में यानी कि मेष राशि में कोई ग्रह आने वाले नहीं। नहीं है, क्योंकि सभी ग्रह तो आगे ही चलेंगे ना। हम्म। तो शनि अगर मीन राशि में है तो शनि का अंशात्मक मान तो अभी कम में है, 20 के आसपास में है, तो अभी 10 महीने तक तो कम से कम यहाँ नहीं आएंगे। शनिदेव तो एक अंश चलने में शनिदेव का लगभग 1 महीने लगता है ना। जी जी। तो शनिदेव का अंशात्मक मान आज की तारीख में हमने यहाँ पर देखा है तो 2029 है, यानी कि 2029 21 ही मान लीजिए, फिर भी तो 9 अंश उधर बाकी है, तो 9 महीने तो अभी रहे। हम्म। तब तक 9-10 तो महीने। गुरुदेव राशि चेंज कर लेंगे। हाँ, जब तक यहाँ पे तब तक लाभ ही लाभ, तो देवगुरु बृहस्पति लाभ देगा। सिर्फ इन्हें ही लाभ मिला गुरुजी, बाकी तो सबका वेद हो गया। सबका वैग हो गया है। और कुछ का तो है ना, यहाँ पर अभी चर्चा हुआ ना कि जिसके, अब किस राशि वालों के लिए हमने कहा है कि हाँ, किसी राशि के लिए तो कहा है ना कि मंगल देव जब यहाँ आ जाएंगे तो अच्छे फल देंगे। तुला राशि के लिए कहा था गुरु जी, तुला लग्न अगर वाले। नहीं ना, अगर अब हाँ, किसका कहा था? चंद्रमा मीन में जिसका था गुरु जी, राशि के लिए। जिसका मीन में, लेकिन उसका वेद भी तो करा, साथ में वेद भी तो हो गया उसका। अगर उससे चंद्रमा का मीन राशि में आ जाता है तो उससे भी चौथे भाव में कोई ग्रह होगा तो वेद हो जाएगा। गुरु जी ने बोला था जब मंगल हटेगा तो फिर सही हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर देखे ना, मिथुन राशि के लिए क्या हमने कहा था कि मिथुन राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा है तो लाभ हुआ। लेकिन फिर चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर गुरु है तो लाभ हुआ, तो चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो, तो चंद्रमा यहाँ पर है तो 12वें भाव में मंगल है, तो अब मंगल का जो ही राशि परिवर्तन हो जाएगा तो इन्हें भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा लगभग महीने दिन के अंदर में। यानी कि मंगल देव का अंशात्मक मान तो 15 के आसपास में है ना। गुरुजी इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि ग्रह अगर अस्त हो या वक्री हो तो उसका भी फर्क पड़ेगा? हाँ जी, पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर चर्चा कर लिया जाए, फिर उसके बाद में हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आपको तो जयप्रकाश जी याद है, आपको याद है, आप लंबे दिनों से, वर्षों से कक्षा में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से एक बार समूह में लिखा गया था कि ग्रहों के गोचर पर खूब बढ़िया से क्लास किया जाए, तो लगभग 2 महीने चली थी ना। जी चली थी गुरुजी। 2 महीने, चलिए ठीक है। तो हम चर्चा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन आज सरसरी तौर पर अपने आप में परिपूर्ण क्लास होनी चाहिए। सभी ग्रहों पर करी थी गुरुजी अपन ने। सभी ग्रहों पर हुआ। तो ये तो हो गया कि पुस्तकों में वर्णित जो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां एवं 11वें भाव का जो गोचर हुआ, तो यह कब फल दे सकता है, कब फल नहीं दे सकता। अब हम लोगों ने पढ़ा अभी कि चंद्रमा शेष भावों में यानी दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें एवं 11वें के अलावे अन्य किसी भावों में अगर गोचर कर रहा है तो वह अशुभ फल देगा। अभी भाव आधारित भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, भाव आधारित भी हम सभी चर्चा कर। चर्चा कर लेंगे। तो अब चलते हैं अशुभ भावों के स्थितियों पर चर्चा करते हैं। जरा सा कुंडली को पहले साफ कर लेने दीजिए। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं व्हाट्सएप पे कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं।
अब हम लोग गुरु के गोचर अशुभ फल किस किस भाव में होते हैं तो देते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि चंद्रमा जन्म राशि से दूसरे, जन्म राशि से पांचवें, जन्म राशि से सातवें, जन्म राशि से नौवें एवं जन्म राशि से 11वें होता है तो सुफल देता है। और किन स्थितियों में चंद्रमा से शुभ भाव में होते हुए भी अच्छे फल नहीं देता, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब शेष भावों में यदि चंद्रमा होता है तो अशुभ फल देता है। वह कौन कौन से भाव हो गए? तो अब चंद्रमा जन्म राशि के साथ में हो, यानी कि जिसका कर्क राशि में चंद्रमा है उनके लिए, जिसका चंद्रमा से तीसरे गुरुदेव हो, जिसका चंद्रमा से चौथे देव गुरु बृहस्पति हो, चौथे, जिसका चंद्रमा से पांचवा तो हो ही गया, चंद्रमा से छठे देव गुरु बृहस्पति हो, सातवां हो ही गया, चंद्रमा से आठवें देव गुरु बृहस्पति हो, नौवां तो हो ही गया, चंद्रमा से 10वां, 11वां हो गया, और चंद्रमा से 12वां, और चंद्रमा से 12। इन भावों में हो तो नुकसान, इन भावों में हो तो नुकसान। चंद्रमा से यहाँ दूसरे भाव में ना नुकसान होगा। हाँ जी, चंद्रमा से दूसरे भाव में नुकसान होगा ना? नहीं ना, चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो लाभ देने वाला हो गया। अच्छा, चंद्रमा से दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, चंद्रमा से 5वें भाव में हो, चंद्रमा से 7वें भाव में हो, चंद्रमा से 9वें भाव में हो, या चंद्रमा से 11वें भाव में हो, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाभ देता है। और किन स्थितियों में लाभ देने वाली स्थिति में होकर भी लाभ नहीं देते हैं, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। उसको कहते हैं वेद, उसको कहते हैं वेद। वेद। गोचर को देखने के लिए वेद और वाम भेद को समझना आवश्यक होता है। मुख्यतः तो यही है गोचर। और गोचर के सामान्यतः नियम और भी हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो चंद्रमा, जन्म राशि के चंद्रमा के साथ में ही देवगुरु बृहस्पति हो तो यह सदैव हानिकारक होते हैं। या क्या होते हैं? सदैव हानिकारक। सदैव हानिकारक। दूसरा, यदि चंद्रमा से तीसरे भाव में हो तो, अब यहाँ पर यह भाव हो गया वृषभ राशि में, वृषभ राशि में जिसके चंद्रमा है उससे तीसरे हो गया। अब कौन सा? जिसके मेष राशि में चंद्रमा हो, यानी कि यहाँ चंद्रमा हो गया यहाँ से। हाँ, किसी का हैंड राइज है क्या? जी गुरु जी, मेरा एक हैंड राइज है। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, अभी आपने कहा कि जन्म राशि के चंद्रमा के साथ अगर गुरु हैं, हाँ। अगर कर्क राशि में चंद्रमा है और वहाँ हाँ। गुरु बैठे ऊंच के होकर, तो वो तो क्या क्या कहते हैं, गजकेसी योग नहीं बनाएगा वहां पे? तो अच्छा हाँ नहीं जी, होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बनाएगा। यह तो अलग विषय वस्तु है, हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। और यह हमें याद भी है कि जब यहाँ पर हानि देने वाला हो, जब वहां पर शुभ फल देने वाला था तो वहां पे तो बढ़ोतरी घटोतरी की बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे हानि देने वाला है तो क्या वहां पर शुभ कब हो सकता है? तो पहले हानि को समझ लेंगे तब तो शुभ पर जाएंगे ना। जी ठीक है। तो अब यहाँ पर किस राशि के लिए? तो मेष राशि से चौथे हो गए, तो मेष राशि वाले के लिए भी नुकसान। अब मीन राशि से 5वें हैं तो ठीक है। अब कुंभ राशि में यदि चंद्रमा है तो यह कुंभ से छठे हो गए देवगुरु बृहस्पति, तो खराब। अब धनु राशि में जिसके चंद्रमा है उससे 8वें हो गए, तो खराब। जिसके चंद्रमा, अब जिसके चंद्रमा यहाँ 8 होगा, अब 10वें भाव में हो, चंद्रमा से 10वें भाव में, यानी कि चंद्रमा तुला राशि में हो तो उनके लिए खराब। या जिनके चंद्रमा सिंह राशि में है उनके लिए खराब। ये तो गोचर के कारण हुआ। लेकिन अब हम अभी जो
प्रकाश जी का जो प्रश्न था उस प्रश्न के आलोक में हम यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में गोचर करेंगे, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में गोचर करेंगे तो किसी बहुत से व्यक्तियों का चंद्रमा यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा भी। बहुत से व्यक्तियों का चंद्रमा होगा, नहीं भी होगा, होगा भी। न, बहुत से व्यक्तियों का चंद्रमा है तो चंद्रमा के साथ में हो गया ना, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। तो यह लाभ नहीं दिया। यह एक सामान्य बात है, गोचर का सामान्य बात है। लेकिन यह भी तो बात है कि योग तो हम लोगों ने भी पुस्तकों में पढ़ा है कि गोचर के कारण बनने वाले योग भी प्रभावी होते हैं। गोचर के कारण प्रभावी होते हैं, गोचर के कारण बनने वाले योग भी प्रभावी होते हैं, पुस्तक में भी वर्णित है। और गोचर के कारण बनने वाले योग से भी हम लोग फलादेश करते हैं, बीमारियों के लिए भी, समृद्धि के लिए भी। यह इस भाव का ऐसे संबंध हुआ, इस भाव का ऐसे संबंध हो गया। तो गोचर के कारण बनने वाले योग प्रभावी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो लग्न कुंडली में जन्म के समय में बने हुए गजकेसरी योग का प्रभाव ज्यादा होगा, और गोचर के कारण जो गजकेसरी योग यहाँ पर बना, तो गोचर का चंद्रमा रहेगा तब तो, ये तो गोचर के गुरु है ना। हाँ हाँ, तो गोचर का चंद्रमा रहेगा तब तो महीने में 2.5 दिन, 2.25 दिन ही 2.5 दिन रहेगा ना। जी जी जी। और उस भी 2.25 दिन, 2.5 दिन में अगर मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 12 महीने में 30 अंश चलते हैं ना जी। अगर गोचर में देवगुरु बृहस्पति का मान अगर 20 अंश ही मान लिया जाए, तो अब चंद्रमा यदि कर्क राशि में प्रवेश भी किया तो यह 2.25 दिन ही तो रहेगा। तो चंद्रमा एक दिन में कितना अंश चलेगा? 30 घंटे में न, ये तो 2 ही दिन मानिए, 2.25 दिन मानिए, तो 2 दिन ही गजकेसरी योग रहेगा कि ज्यादा दिन रहेगा? 2 दिन ही रहेगा। 2 दिन ही रहेगा। साल में 12 महीने होते हैं तो 24 दिन हुआ, समथिंग अबाउट। तो देवगुरु बृहस्पति 1 साल रहेंगे ना जी। 12 महीने रहेंगे, तब 12 महीने में 365 दिन होते हैं, तो उस 365 दिन में 24 दिन ही तो अच्छा हुआ गजकेसरी योग वाला। जी। घटा दीजिए 1 4 341 दिन तो वैसे खराब हो गए ना फिर तो। हाँ। अब बातें स्पष्ट हुई। जी। गोचर के ग्रहों के साथ में गोचर के ग्रहों का मेल होने से गोचर में योग बनता है, और जन्म कुंडली में बने हुए योग वह जीवन भर प्रभावी रहते हैं। और गोचर का योग जब बनता है तब, और जितना देर के लिए बनता है उतने देर प्रभावी होता है। बिल्कुल। या कोई संशय? ठीक है, नहीं। हम लोग विषय वस्तु को आगे बढ़ाएं। जी। अभी यहाँ पर जन्म कुंडली से यदि साथ में, यानी कि चंद्रमा के साथ में ही, यानी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके जिस राशि में है, अगर उसी राशि में देवगुरु बृहस्पति हो तब
उससे छठे हो तब हर हाल में नुकसान ही होता है, हर हाल में नुकसान होता है। यानी कि चंद्रमा से छठे गुरु हो या चंद्रमा के साथ में हो तो नुकसान होता है, यानी कि यह हानिप्रद गोचर सबसे ज्यादा हो जाता है। उसमें भी साथ में हो तो उससे भी ज्यादा यदि जन्म राशि के चंद्रमा से छठे गुरु का गोचर होता है, वह थोड़ा समय मानसिक स्थितियों के लिए अच्छा नहीं होता साल भर। अब मान लीजिए कि किसी का कुंभ राशि में चंद्रमा, किसी का है आचार्य जी। तो जिसका कुंभ राशि में चंद्रमा है उसके देव गुरु बृहस्पति जब से कर्क में आए हैं तो एक मानसिक डर, मानसिक समस्याएं, मन का डरना, या जो हम काम सोच रहे हैं शुरू भी कर रहे हैं किसी भी प्रकार से समस्या नहीं आने वाली है फिर भी समस्या आ जाना इत्यादि। जिसका कर्क राशि में भी चंद्रमा है उसके लिए भी यही बात है। कर्क राशि वाले के लिए थोड़ा कम, कुंभ राशि वाले के लिए थोड़े ज्यादा। ज्यादा। अब यहाँ पर देखा जाए जिसके वृषभ राशि में चंद्रमा है, जिसके वृषभ राशि में चंद्रमा है यानी कि चंद्रमा से तीसरे भाव में, चंद्रमा से तीसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो यह नुकसान देने वाला है। लेकिन अगर वहीं चंद्रमा से अगर सातवें भाव में कोई गोचर ग्रह गोचर कर रहा हो तो यह वाम भेद हो जाता है। क्या हो जाता है? वाम वाम भेद हो जाता है। अब वाम भेद फलदायी होता है तो अभी लंबे दिनों तक कोई ग्रह यहाँ पर आने वाले नहीं है। अभी तो देव गुरु बृहस्पति लंबे दिन तक रहेंगे, लेकिन शुक्र देव गोचर करते हुए कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शुक्रदेव तो समथिंग अबाउट 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं ना जी जी। तो 2-2.5 महीने के बाद में, 2-2.5 महीने के बाद में जब वृश्चिक राशि में जब शुक्रदेव आएंगे यानी कि चंद्रमा से सातवें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर हो जाएगा। लाभ मिलेगा। इसे कहते हैं वाम भेद। अब यदि किसी के चंद्रमा मेष राशि में है, यदि किसी के चंद्रमा मेष राशि में है तो चंद्रमा से 5वें भाव में, यदि किसी के चंद्रमा मेष राशि में है तो उनके 5वें भाव में, चंद्रमा से 5वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो उसे लाभ मिलता है, यानी गोचर का फल मिलता है, शुभ फल मिलता है। अब यहां पर शुक्रदेव हैं, केतुदेव हैं। केतुदेव अभी लंबे दिनों तक रहेंगे इस राशि में, 5-6 महीने तक। अभी 8 अंशों के हैं, 7 अंशों से अधिक है तो अभी 8-9 महीने यहाँ पर रहेंगे। 8-9 महीने केतुदेव रहेंगे ना यहाँ पे, जी जी। तब तक तो लाभ देंगे। हाँ, तब तक देव गुरु बृहस्पति भी आगे जाएंगे, केतुदेव भी अपना आएंगे। तो वह जो ग्रहण योग बनेगा उस समय के लिए उतना ठीक नहीं है। लेकिन वर्तमान में जिसका मेष राशि में चंद्रमा है उसके लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर लाभदायक हो गया, जबकि चंद्रमा से चौथे भाव का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता। छठे भाव में जिसके चंद्रमा है, मतलब जिसके चंद्रमा कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि से छठे देवगुरु बृहस्पति का गोचर है तो इसका वाम भेद नहीं होता, छठे भाव का वाम भेद नहीं होता।
अब जिसके चंद्रमा धनु राशि में है उससे 8वें हो गया, जिसके चंद्रमा धनु राशि में, जिसके चंद्रमा धनु राशि में हो गए। हाँ अंजलि जी बोला जाए। गुरुजी, आपके कहने का मतलब ये है जैसे किसी का चंद्रमा मेष राशि में है और उस मेष राशि से पंचम में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो उसका मतलब ये है कि गुरुदेव अच्छे फल देंगे। यहाँ बात हाँ गुरुदेव गुरुदेव की अच्छे फल देंगे। मतलब यहाँ गुरु का गोचर लेके चल रहे हैं कि हाँ तो चंद्रमा से जन्म के चंद्रमा से चौथे भाव का गुरु अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यदि जन्म के चंद्रमा से 5वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो वह अच्छा फल फिर देने वाला हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं वाम भेद, और यह फल लंबा दिनों तक देगा क्योंकि केतु देव तो है ना। ठीक है, ठीक है। शुक्र राशि परिवर्तन करके चला आएगा, लेकिन केतु देव तो रहेंगे वहां। केतु को भी तो ग्रह माना जाता है, जी, केतु के भी गोचर देखे जाते हैं। हाँ अब यदि चंद्रमा से 8वें भाव में देव गुरु बृहस्पति जिसके गोचर कर रहे हैं, यानी कि जिनका चंद्रमा धनु राशि क्या है, जिनका चंद्रमा धनु राशि का धनु है। राशि का है। धनु राशि क्या है। अब यहाँ पर एक बात और दिमाग में आ गया, याद आएगा कि गुरु का गोचर राशि फल में कैसे देखेगी, किस राशि के लिए गुरुदेव अच्छे फल दे रहे हैं, बुरे फल दे रहे हैं, तो यह तो जड़ हो गया। और वैसे सामान्यतः हम लोग कैसे देखते हैं कि गुरु के गोचर से किस राशि का क्या लाभ हो सकता है, इस पर भी हम लोग एक कक्षा आयोजित कर लेंगे आवश्यकता पड़ी तो। अभी यहाँ पर यदि धनु राशि से 8वें देवगुरु बृहस्पति हो गए तो यह भी अच्छा बात नहीं है। तो चंद्रमा से 11वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो 8वें का दोष समन हो जाता है। 8वें का दोष शमन हो जाता है। तो यदि चंद्रमा से 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो तो यह लाभदायक नहीं है, लेकिन चंद्रमा से यदि 11वें भाव में कोई ग्रह हो तो शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो अभी यहाँ पर चंद्रमा से 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, नुकसानदायक स्थितियां हैं। लेकिन अभी यही शुक्रदेव जब गोचर करके तुला राशि में आ जाएंगे तब अच्छे तो फल देंगे। बहुत अधिक लाभ होगा। कारण कि चंद्रमा से 11वें भाव में स्व राशि का ग्रह भी आ जाएगा और अच्छा हो गया। तो एक तो गोचर का प्रभाव यानी कि वाम भेद हो गया, उसका लाभ, और चंद्रमा से 11वें स्वगृही ग्रह का हो जाना, यह भी दूसरा लाभ होगा। तो लाभ मिल जाएगा कब, तो लगभग 1.5 महीने के बाद में जब शुक्रदेव जब तुला राशि में आ जाएंगे, तब शुक्रदेव जब तुला राशि में आ जाएंगे तब। अब जिसके चंद्रमा तुला राशि में है तो चंद्रमा से 10वें अभी गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, यह भी लाभदायक नहीं, यह भी लाभदायक नहीं, नुकसानदायक। तो चंद्रमा से 10वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो तो चंद्रमा से 9वें भाव में कोई ग्रह हो तो लाभ देता है। चंद्रमा से 9वें भाव में कोई ग्रह हो तो लाभ देता है। इसको कहते हैं वाम भेद। तो अभी यहाँ पर सूर्य बुध भी हैं, सूर्य बुध का राशि भी परिवर्तन हो जाएगा तो मंगल देव आ जाएंगे, तो फिर 1.5 महीने वो भी रहेंगे। तो आने वाले 2 महीनों तक गुरु का गोचर किसके लिए, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वाले चंद्रमा के लिए। हाँ जिसके तुला राशि में चंद्रमा जन्म के समय है उनके लिए आने वाला 2 महीना देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देने वाले हैं। ज्यों ही मंगल देव जब साथ में आ जाएंगे, जब मंगल देव जब यहां से आ जाएंगे तो गुरु का गोचर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
बुरे फल देने वाले हो जाएंगे। लेकिन फिर चंद्रमा से तो 10वें भाव में नीच भंग राजयोग का भी तो निर्माण हो जाएगा ना। अब मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे गोचर में, तो मंगल देव नीच के हो जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति उसी साथ में, तो नीच भंग राजयोग हो गया ना। जी जी एक योग खराब हो रहा है तब तक दूसरा योग प्रभावी हो गया ना। जी हाँ जी गोचर के कारण होता है। तो ज्यों ही मंगल देव अभी इनके लिए अच्छा है, तो ज्यों ही मंगल देव सिंह राशि में आएंगे तब तुला राशि वालों के लिए यह नुकसानदायक स्थितियां हो सकती है। हो सकती है। क्योंकि जब मंगल देव जब यहाँ पर आएंगे तब तक सूर्य बुध भी आगे चले आए हुए रहेंगे, यहाँ तो रहेंगे नहीं। शनि देव तो इतना जल्दी यहाँ आने वाले नहीं है, शुक्रदेव जल्दी पहुंचेंगे नहीं यहाँ पे ना। शुक्रदेव यहाँ पर है तो इनको पुनः यहाँ पर आने में तो समय लगेगा ना। एक जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वो 9 10 राशि आगे है तो कम से कम 9-10 महीना तब तक तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से यहाँ चले आएंगे, 11वें भाव में आ जाएंगे। तो 11वें भाव में आ जाएंगे तो अच्छा फल प्रदाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक मंगल देव सिंह राशि में नहीं आ रहे हैं तब तक तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में अच्छा फल देने वाला। बातें स्पष्ट हुई, आगे बढ़े हम। जी अब जिसके चंद्रमा से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, जिसके चंद्रमा से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक स्थिति है अभी वर्तमान और पिछले लंबे दिनों से भी। पिछले लंबे दिनों से ही नहीं, जब से, हाँ काफी लंबे समयों से, लंबे समय की बात की जाए तो हाँ लंबे समय से, यानी कि जब से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आए हैं तब से सिंह राशि वालों के लिए उतना लाभदायक स्थिति नहीं है। या सिंह राशि वाले कोई है अच्छा में, या किसी को आप लोग जानते हैं? जी जी गुरुजी मेरी है। अच्छा, तो जब से यह सिंह राशि कर्क राशि में चंद्रमा आए हैं तब से उतनी स्थितियां जो उनके होने का जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल रहा, वह लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन 15-20 रोज के बाद में लाभ हो जाएगा, यानी कि लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है। यानी कि चंद्रमा से जब 12वें भाव में, यहाँ पर 10वें भाव का हम लोगों ने पाम भेद 9वें में पढ़ा था, हाँ 9वां, और 12वें के लिए होता है दूसरा, 12वें के लिए दूसरा। तो चंद्रमा से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, उनके लिए लाभदायक नहीं है। तो यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह गोचर करे तो लाभ देता है। अब यहाँ पर शुक्रदेव यहाँ पर यहीं पे है, शुक्रदेव बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले दूसरे भाव में। शुक्रदेव चंद्रमा से दूसरे आने वाले हैं, यानी कि तुला कन्या राशि में आने वाले हैं। नीच के हो जाएंगे तो बुरे फल हो गए शुक्र का। लेकिन बामवेद तो हो गया ना, तो अच्छे फल हो गए। लेकिन पुनः शुक्रदेव का नीच राशि में गोचर करना भी अच्छी बात नहीं है। तो उधर देवगुरु बृहस्पति का वाम भेद हो रहा है, वो अच्छा बात है। तो ओवरऑल नीच के शुक्र का नुकसान, जो हानि होने की संभावना है वह नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि यहाँ तो वेद संबंधी बात हम लोगों ने पढ़ा, गुरु का गोचर एवं वेद। अभी यदि आप लोगों की सहमति हो तो कम से कम एक कक्षा और हो जाए देवगुरु बृहस्पति पर तो और अच्छा रहेगा। जैसे गुरुजी आपकी आज्ञा। जी गुरु आ गया नहीं, आप सबों की सहमति। जी आपका जी आदेश ही हमारे लिए आज्ञा है। नहीं नहीं वैसी बात जय नहीं। गुरुजी।
और